ओके जी, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कशन की थी कि आज हमने जो अपना एक इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है कि कॉल बैक हेल हमारे पास क्या होता है और कॉल बैक हेल किस तरह से बनता है। आपके पास जो प्रीवियस वेज हैं उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है कॉल बैक हेल को, ईच एंड एवरीथिंग हम इसको देखेंगे आज की क्लास में। और यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है बैकएंड वाला उसको ओपन करते हैं। ओके दिस वन, इसको ओपन करें VS कोड में। ओके जी, कल जो हमने अपने एफएस का और पाथ का मॉड्यूल देखा था, आज हम अपने एफएस के मॉड्यूल को ही यूज़ करते हुए कॉल बैक हेल को समझेंगे। बिकॉज जो चीज़ें हमने प्रीवियसली रीड की हैं, डिस्कस की हैं, उनको ही आगे फर्दर रिलेट करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा उनका क्या डिस्कस था। अब ये हमने देखा था कि कॉल बैक क्या होता है। आपके पास जब आप एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में पास करते हो तो वो एक कॉल बैक कंसिडर किया जाता है। और जब आप मल्टीपल टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हो, उसको आर्ग्यूमेंट्स में कॉल करते रहते हो दूसरे फंक्शन के, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉल बैक हेल। प्रॉपर उसका एक हेल बन जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर करनी है अपने एफएस के सिस्टम में से। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें रिक्वायर करनी है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें रिक्वायर करना है कहाँ से। वी वांट टू रिक्वायर फ्रॉम एफएस मॉड्यूल, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो एफएस। और इसके बाद यहाँ पे कोच में मेंशन करते हैं कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर करनी है। एंड वी वांट रीड फाइल, हमें जो है रीड फाइल चाहिए। और READ रीड फाइल, एक आपको ये फंक्शन चाहिए। और दूसरा आपको कौन सा चाहिए, तो दूसरा आपको चाहिए वो है आपको राइट फाइल का। कल हमने सिंक्रोनसली देखा था, आज हम एसिंक्रोनसली देख रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। हमने इस पर प्रॉपर वर्किंग भी की हुई है जब हमने अपनी रिएक्ट पे वर्किंग की थी API फेचिंग पे। तो अपने इस कंपोनेंट को हम एसिंक्रोनस कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि एसिंक्रोनस कंपोनेंट जो है वो आपके पास टाइम टेकिंग नहीं होते। अगर हम सिंक्रोनसली काम कर रहे होते हैं तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जितना टाइम आपके इस एक फंक्शन को रिक्वायर्ड है, जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा हम आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारी वेबसाइट को स्लो करता है और आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को भी डाउन करता है। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है किस वजह से कि अगर एक टाइम टेकिंग टास्क है तो उसको साइड पे पैरेलल वर्किंग में स्टार्ट रखते हैं, जबकि दूसरा टाइम टेकिंग जो टास्क है जिसको कम टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम यही कर रहे हैं, हम रिक्वायर कर रहे हैं अपने एफएस के मॉड्यूल में से एक रीड फाइल का फंक्शन जो कि सिंक्रोनस है, और एक राइट फाइल का फंक्शन जो कि ये भी सिंक्रोनस है, FILE फाइल कुछ ये दो चीज़ें आपने रिक्वायर की। रीड फाइल के फंक्शन को हमें यहाँ पे यूज़ करना है जैसे कि हमने कल यूज़ किया था। और आपको पता है कि रीड फाइल का फंक्शन आपसे दो पैरामीटर लेता है। पहली चीज़ तो ये वो आपसे एक लेता है फाइल का नेम, जो पूरा एड्रेस जिस फाइल को आपने रीड करना है। एंड वी वांट टू रीड मेन फाइल में से जो random.txt उसको रीड कर रहे हैं पहले हम। दूसरा पैरामीटर UTF-8 का, ताकि उसकी प्रॉपर जो है फॉर्मेटिंग हो सके। ठीक है जी। अब इसी के अंदर मैं एक और एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनका कोई नेम नहीं होता। अब देखिए मैंने यहाँ पे अब दोबारा से पैरेंथेसिस लगाया, इट मीन्स कि एक फंक्शन यूज़ होने लगा है और इसका कोई नाम नहीं रखा मैंने। जैसे इसका तो रीड फाइल नाम है, बट ये वाला फंक्शन है इसका कोई नेम नहीं है, तो इसको मैं एनोनिमस फंक्शंस कहते हैं। अब इस पर क्या कर रही हूँ मैं, एरर और रिस्पॉन्स दोनों पे वर्किंग कर रही हूँ। अगर तो एरर आता है रीड फाइल के दरमियान तो क्या शो हो, और अगर रिस्पॉन्स आता है तो क्या शो, कुछ एरो फंक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अगर कोई एरर है, इफ़ एरर, अगर हमारे पास एरर है तो फिर क्या शो होना चाहिए, कोई वैल्यू रिटर्न कर दे console.log में, ताकि हमारा यूज़र जो है वो एरर देख सके क्या एरर आ रहा है। तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, ओके हमें यहाँ पे पहले console.log मेंशन करना है। तो रिटर्न करते हैं हम console.log में, और हम क्या कह रहे हैं जी, हम कहते हैं जी एरर वाइल फेचिंग डेटा। ठीक है, क्योंकि हम अपना डेटा रीड फाइल में से गेट कर रहे होते हैं ना, फेच कर रहे होते हैं। एरर वाइल फेचिंग डेटा जो है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे इसका, तो ये आपको कुछ इस तरह की एरर की रिस्पॉन्स शो करेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, रिस्पॉन्स को, क्योंकि मल्टीपल मैंने बार इस चीज़ को यूज़ करना है, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक बनाना है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा रिस्पॉन्स किस कॉल बैक का है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं const res1 के नाम से, और ये जो रिस्पॉन्स है हमारे पहले रीड फाइल वाला वो res1 में सेव करवा देते हैं। अब console.log कर लेते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट में कुछ दिखे। तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं concatenate। तो हम लिख लेते हैं जी फर्स्ट फाइल डेटा, कुछ पहली फाइल का जो डेटा है वो क्या है। और आपको पता है कि आपको यहाँ पे अगर concatenate करना है सो वी हैव टू यूज़, ओके यहाँ पे आओ। अगर हमें concatenate करना है तो एक हमारे पास प्लस सिंबल की ऑप्शन होती है, दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शन है जी,
दूसरी ऑप्शन हमारे पास कोमा की है, तो रेज 1 को हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल कॉन्कैटिनेट करते हैं। यहाँ तक अगर हम अपनी फाइल को लाइव करेंगे तो एक फाइल हमारी क्रिएट हो गई होगी, रीड फाइल के फंक्शन के अंदर एक फाइल का डाटा रीड हो रहा होगा, और इन एनी केस अगर वो डाटा रीड नहीं कर रहा तो आपकी एरर हैंडलिंग भी हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, हमारे पास इस टाइम पे दो फाइल्स हैं, random.txt एंड write.txt। अब मुझे क्या करना है, अभी मैंने random.txt तो रीड कर लिया है, नाउ आई वॉन्ट टू रीड write.txt। तो मुझे क्या करना है, उसको रीड करने के लिए मैं दोबारा से एक रीड फाइल का फंक्शन बना रही हूँ, पहले रीड फाइल के फंक्शन के अंदर। कुछ ये नेस्टिंग हो रही है हमारे फंक्शंस की, क्योंकि इसी तरह काम करते हैं। डॉट मेन में जाओ, उसके बाद आप write.txt को रीड करो, UTF-8 में कन्वर्ट कर दो इसको, कुछ ये। और तीसरी चीज़ ये, कॉल बैक के लिए आपको यहाँ पे एरर और रिस्पॉन्स को हैंडल करना है, कुछ ये। और एरर रिस्पॉन्स आप हैंडल करोगे तो किस तरह से हैंडल करोगे, आप यहाँ पे आप जस्ट लिखोगे कि एरर है, अगर तो एरर है हमारे पास तो फिर यहाँ पे उसको एरर डिस्प्ले कर दो जैसे हमने पहले किया है। तो अगर तो एरर है हमारे पास तो यहाँ पे जाओ आप, और आप इसके रिस्पॉन्स में क्या चीज़ लिख दो जी, एरर वाई फैचिंग डाटा, जो हमने ऊपर लिखा है। तो रिटर्न करेगा यहाँ पे हमारे पास ये कोई चीज़, रिटर्न करो console.log में, और वही चीज़ वही प्रोसेस कि अगर सेकंड फाइल में भी आपको एरर आ रहा है तो आप इसमें भी लिख दो एरर वाइल फेचिंग डेटा, कुछ ये। ओके, ये आपने लिख दिया, इस तरह से मेंशन कर दिया कि अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आप console.log में ये मेंशन कर दो। इसका रिस्पॉन्स भी हमें सेव करवाना है, तो उस प्रोसेस के लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, const res2 के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं response2, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो हम इस res2 में सेव करा रहे हैं। console.log यूज़ करते हैं और वही लिखते हैं कि ये आपकी जो सेकेंड फाइल का डाटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकेंड फाइल डाटा, कुछ ये। और इस टाइम पे मैंने पहले प्लस के साथ कॉन्कैटिनेट किया, अब जो है मैं कोमा के साथ कॉन्कैटिनेट करूँ सेकंड फाइल वाले डाटा को, तो res2 आएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमने जो है उसको res2 में सेव करवाया जो हमारा रिस्पॉन्स है। ओके जी, अब ये प्रॉपर आप देखो तो दो फाइल्स रीड हो रही है और आप नेस्टिंग कर रहे हो, कॉल बैक्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये जो फाइल रीड हो रही है, इसी फाइल के रीड होने के साथ मैं एक फ़ाइल राइट भी कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ राइट फाइल सिंक्रोनस फंक्शन, सॉरी राइट फाइल एसिंक्रोनस फंक्शन। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब आप एक फ़ाइल राइट कर रहे होते हैं तो आपको एड्रेस तो बताना है कि आपने कहाँ क्रिएट करनी है, फिर आपने फ़ाइल का नेम, अभी के लिए हमारे पास न्यू के नाम से कोई फ़ाइल नहीं है तो हम एक new.txt की फ़ाइल बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट फाइल फंक्शन। और यहाँ पे मैं उसमें कंटेंट लिख देती हूँ जी न्यू कंटेंट या न्यू फाइल रैंडम कंटेंट, कुछ इस तरह की चीज़ हम लिख देते हैं इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ पे अब हमें जो है रिस्पॉन्स तो कोई शेयर नहीं करती फाइल जब क्रिएट होती है, बस रिस्पॉन्स तो कोई शेयर नहीं करती है, तो बस हम एरर हैंडलिंग मैनेज कर लेते हैं इसमें कि एरर हैंडलिंग किस तरह से मैनेज की जाती है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे लिखो इफ़, अगर तो एरर है आपके पास, कंडीशन में लिख दो इफ़ वी हैव एरर, ओके, इस एरर को पास करो। अगर तो आपके पास एरर है तो आप कुछ चीज़ रिटर्न करोगे, जाहिर सी बात है, जो हमने ऊपर काम किया है कि ये क्रिएट करने में आपके पास एरर आ रहा है, सो वी वुड लाइक टू गो विद रिटर्न console.log करेंगे हम, और इस console.log में लिख देंगे जी एरर वाइल एरर इन क्रिएटिंग फाइल, क्योंकि हम डाटा नहीं फेच कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा console.log भी उस हिसाब से होना चाहिए, एरर इन क्रिएटिंग फाइल, कुछ है। ओके जी, ये प्रोसेस आपके पास जिसमें आपकी फाइल्स रीड हो रही है, एक फ़ाइल राइट हो रही है। जल्दी से हम इसको लाइव करके देखते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स आता है। दो फाइल्स क्रिएट होती हैं और यहाँ पे new.txt फाइल क्रिएट हो रही है, डाटा शो हो रहा है दोनों फाइल्स का। तो चलते हैं जी, नोड करके हमारी callback.js वाली फ़ाइल जो है उसको स्टार्ट करते हैं, एंटर प्रेस करें तो एग्जैक्टली आपके पास पहली फ़ाइल का डाटा बी गैदर हो रहा है, सेकंड फाइल का डाटा बी गैदर हो रहा है, और जो आपकी थर्ड फाइल है new.txt वो भी बन रही है और उसमें आपका डाटा जो है वो भी स्टोर हो रहा है। तो अब ये इतना सिंपल सा काम जो है आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ किया, दूसरा फंक्शन समझाने के लिए हमने काम किया कि किस तरह हम कॉल बैक हेल्प बनाते हैं। और अभी ये क्या काम कर रहा होता है, जब आप अपने सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट से एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जाते हो तो कॉल बैक हेल्प बनता ही बनता है, 100% ऑप्शन है कि कॉल बैक हेल्प बने। अब हमें जाहिर सी बात है ऑप्शन सिंक्रोनसली तो लेके नहीं चलना पूरी कोडिंग में कि सीक्वेंस वाइज चले सब चीज़ें और टाइम भी वेट करे, तो फिर हमें ऑप्शन है कि हम एसिंक्रोनस एडवांस चीज़ पे जाएँ। अगर एडवांस चीज़ पे जा रहे हैं तो उसका नुकसान ये है कि कॉल बैक्स बनेंगे फिर उसमें, तो फिर कॉल बैक्स को किस तरह से अवॉइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस हम कॉल बैक्स को अवॉइड करते हैं। अब इसका आप लोग जो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को कोड लिखने में इशू ना हो जब आप कोड लिखो तो।
और इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे मज़ीद आपका ये सेकंड पोर्शन है। अब हम थोड़ी सी स्लाइड्स की हेल्प से ये देख लेते हैं कि हम कॉल बैक हेल को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो उसकी स्लाइड्स ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। ओके जी, ये हमारा प्रोमिसेस के नाम से एडवांस टॉपिक होता है बैकएंड का, जो कि कॉल बैक हेल को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके जी, हमारे पास प्रोमिसेस क्या होते हैं, इसको रीड करें सदाम आप। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। In JavaScript, promises are way to handle asynchronous operations. They represent a value that will be available in the future, either a resolved value when the operation is successful or a rejected value when there's an error. एग्जैक्टली मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या है, आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हेल्प करने के लिए, हैंडल करने के लिए। क्योंकि कुछ प्रोमिसेस की हमने जब एपीआई फेच की थी तो हमने देखा था कि प्रोमिसेस क्या चीज़ होती है। कुछ आप जब एसिंक्रोनस पे वर्किंग कर रहे होते हो तो वो एक प्रोमिस रिटर्न कर रहा होता है आपके पास। तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कॉल बैक हेल्प बन जाता है या कुछ इस तरह की वर्किंग होती है। तो फिर एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हम प्रोमिसेस को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। और ये क्या जी, आपकी अवेलेबल वैल्यू जो होती है फ्यूचर में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या आएगा, अभी के लिए क्या और पास्ट में क्या है, एरर क्या है, अगर एरर ठीक है, रिजोल्व किया और फिर सक्सेस किया है। तो इसकी यहाँ पे 3 स्टेट्स हमारे पास, 3 जो आपने यहाँ पे देखी है। इन फ्यूचर मतलब कि एरर आ गया तो एरर को कैसे रिजोल्व करना है, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, और रिजेक्ट कैसे करना है। तो ये 3 स्टेजेस जो होती हैं प्रोमिसेस की, हमने देखी भी हुई हैं पहले, सक्सेसफुल की, पेंडिंग की और फुलफिल की। तो फुलफिल हो जाता है जब आपका ओके स्टेट हो जाती है। अगर आपके पास फुलफिल नहीं हुआ तो आपके पास कोई एरर आ गया तो आपका जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। ये चीज़ इसमें बयान की गई है। अब यहाँ पे प्रोमिस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं वही 3 स्टेजेस है। पेंडिंग स्टेज ये है कि इनिशियल स्टेज है, अभी काम आपका कंप्लीट नहीं है, अभी या तो काम कंप्लीट हो जाएगा या तो आपके पास एरर आ जाएगा या सक्सेस। तो मतलब एक इनिशियल स्टार्टिंग जो स्टेज होती है हमारे प्रॉमिस की, वो पेंडिंग स्टेट होती है। अगर तो काम ओके हो जाता है हमारा, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, तो सक्सेसफुल स्टेट में चला जाएगा। अगर नहीं है तो फिर रिजेक्टेड स्टेज में चला जाएगा, जो कि फॉल्स को हैंडल करेगी। अब यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच के नाम से प्रोमिसेस होते हैं, ट्राई एंड कैच के नाम से प्रोमिसेस होते हैं। तो डॉट देन और डॉट कैच में डॉट देन आपकी इनिशियल स्टेट होगी, जो कि स्टार्टिंग में होगी, जिसमें पेंडिंग स्टेट कह लो। कैच में क्या आएगा, आपके पास एरर आएगा। और फाइनली आपकी जो कह लो कि आपके पास एंडिंग स्टेट होगी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि डॉट देन आपकी वो इफ वाली स्टेटमेंट शो करेगी, और एल्स वाली जो एरर हैंडलिंग करती है वो कैच को शो करेगा, और उसके बाद फाइनली जो है वो आपको एंड में मैसेज शो करेगा कि अगर कोई दोनों चीज़ें हो गई हैं या आपके पास एरर नहीं आया तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन शो होगी। अब जी नेक्स्ट स्लाइड आपके पास जो है, जिसमें हमारी डिस्कशन है कुछ ये कि प्रोमिसेस यूज़ क्यों किए जा रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि प्रोमिसेस क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। अवॉइडिंग कॉल बैक हेल, कॉल बैक हेल से बचने के लिए हम प्रोमिसेस को यूज़ करते हैं। बिफोर प्रोमिसेस एसिंक्रोनस ऑपरेशन वर ऑफन हैंडल यूजिंग कॉल बैक्स। अभी हमने देखा है, मैंने आपको बताया भी है कि प्रोमिसेस से पहले आपके पास एसिंक्रोनस फंक्शन को, जावास्क्रिप्ट को जब आप यूज़ करते हो तो वो कॉल बैक हेल्प बनाता ही बनाता है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई। और जब कॉल बैक हेल्प बन जाता है तो हमारे पास वो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है प्रोमिसेस को यूज़ करते हैं। और वही कह रहे हैं कि विच कुड लीड, जब आपके पास कॉल बैक्स बनते रहते हैं और उनकी डीपली नेस्टेड होती रहती है तो हार्ड कोड हो जाता है जानने के लिए। जैसे कि अभी हमने किया है, नेस्टिंग किया है, हमने सिर्फ 3 फंक्शंस की किया है। एज्यूम करें हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं और सबको हम कर रहे हैं इस तरह, तो कितना कॉल बैक बन जाएगा। तो फिर वो एक कॉल बैक हेल्प बन जाता है जब आप नेस्टेड करते रहते हैं सब चीज़ों को। जैसे टू डू टास्क 1 में आपने टू डू टास्क 2 को यूज़ किया है, फिर टू डू टास्क 3 को यूज़ किया है, और फिर आप ये कर रहे हो, तो ये नेस्टिंग हो रही है आपके फंक्शंस की कुछ ये। अब इसको, ये जो कॉल बैक हेल्प बना हुआ है इसमें, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, प्रोमिसेस में कुछ इस तरह से ट्रीट करेंगे। टू डू टास्क 1 क्योंकि मेन फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। डॉट देन का आपके पास अभी हमने देखा है कॉल बैक है, उसमें टू डू टास्क 2 को परफॉर्म करेंगे, टू डू टास्क 3 को।
फिर हम डॉट देन में देखेंगे कि सारे टास्क हो गए, मतलब इफ़ कंडीशन के तौर पे ये डॉट देन वर्किंग करेगा और एल्स के तौर पे आपको ये डॉट कैश जो है वो वर्किंग करेगा। अब ये प्रोमिसेस होते हैं आपके पास सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी इस फंक्शन को ईजिली विद द हेल्प ऑफ मैनेजेबल थिंग्स। अच्छा जी, अब हम ना आपका अपना सर्वर बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हम सर्वर बना सकते हैं अपने बैकएंड पे, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड का सर्वर जो है और हमारा बैकएंड का सर्वर है, दोनों टेक्नोलॉजीज डिपेंड करती हैं हमारी वेबसाइट पे। तो फ्रंट एंड पे तो आपको अपने लोकल होस्ट को यूज़ कर लेते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन द बैकएंड सर्वर, कि बैकएंड सर्वर किस तरह से बनता है। और जो बैकएंड सर्वर है आपका वो एक मॉड्यूल आपका भी रहता है। हमने अपना एफएस का मॉड्यूल भी देख लिया है, पाथ का भी देख लिया है, ओएस का भी देख लिया है। अब जो लास्ट मॉड्यूल है नोड जेएस का वो है HTTP का मॉड्यूल। तो चलते हैं और HTTP के मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना रही हूँ server.js के नाम से। कुछ सर्वर बनाना है तो आपको इसके लिए नोड.js में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो मॉड्यूल है वही गेट करना है। तो आप इसको देख लो कि आप HTTP के मॉड्यूल को कैसे गेट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाएंगे और क्या करेंगे जी, आप पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे सब वेरिएबल्स बना रहे HTTP, और क्या आपको रिक्वायर करना है, रिक्वायर का मेथड यूज़ करेंगे और हमें जो है रिक्वायर करना है हमारा HTTP का मॉड्यूल कुछ। अब आपको यहाँ पे जब आप बैकएंड फ्रंट एंड में आप वर्किंग करते हो आपने कभी पोर्ट नंबर नहीं देखा, आपको नहीं आइडिया पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। अब बैकएंड में जब आप सर्वर बना रहे हो तो आपको पोर्ट नंबर खुद से बताना पड़ता है कि हमारा बैकएंड का सर्वर किस पोर्ट पे चले, क्योंकि फ्रंट एंड का जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन है 3000 के पोर्ट पे चलेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी 3000 लोकल होस्ट पोर्ट पे चलती है, और वीट की एप्लीकेशन 5137 के पोर्ट पे चलती है। तो बैकएंड का जो पोर्ट नंबर है वो आपने खुद से डिफाइन करना होता है कि कौन सा पोर्ट यूज़ करें। बैकएंड के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं 5000 का पोर्ट या 8000 का या 4343, ये 3 पोर्ट नंबर्स हम यूज़ करते हैं। अब पोर्ट नंबर्स की आपकी एंड पॉइंट लोकेशंस होती है, नेटवर्किंग से रिलेटेड थोड़ा सा कंसर्न होता है। जैसे आप लोगों के IP एड्रेसेस होते हैं, वैसे पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, आपके एंड पॉइंट लोकेशंस होती हैं जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर आप देखो व्हाट आर पोर्ट नंबर्स कुछ ही, तो आपके पास क्या चीज़ शो करेगा, ओके हमारा जो है ये पोर्ट नंबर कह रहे हैं कुछ रेंजेस हैं और हम सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि राउटेड हो सके प्रॉपर। और हम इसको थोड़ा सा देखेंगे नेटवर्किंग के हिसाब से। यस दिस वन। ओके हम इसको पूरा बड़े मेंशन करते हैं, व्हाट आर पोर्ट नंबर्स इन नेटवर्किंग। एग्जैक्टली अब आप देखिए इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं। तो नेटवर्किंग में जो पोर्ट नंबर्स हैं वो 16 बिट आइडेंटिफायर्स हैं, रेंज उनकी कुछ ये है। और ये क्या है, वर्चुअल डोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया गेटवे समझ लो, ये एंड पॉइंट होते हैं, तो वो चीज़ है आपके पास। इसका पर्पस क्या है, अलोंग IP एड्रेस जब आप पोर्ट नंबर देते हो तो उस करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उसका समझ लो एंड पॉइंट है, उसका एक एंड एड्रेस है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे जो पोर्ट नंबर हम यूज़ करेंगे जैसे 8000 का, तो लोकल होस्ट पर हम 8000 जैसे लोकल होस्ट 3000 लिखते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ कॉल्ड पोर्ट नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट वीट और रिएक्ट की एप्लीकेशन 3000 के पोर्ट पे चल रही है, वीट की 5137 पे, और बाकी आपकी जो बैकएंड की एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बताया यहाँ तो वो 8000 के पोर्ट नंबर पे चलती है, यहाँ हम उसको 5000 का पोर्ट नंबर देते हैं कुछ ये आपके पास कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं जो असेस करने होते हैं जब हम बैकएंड पे सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है उसको एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट PORT के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम 8000 जो हमारा बैकएंड का सर्वर है उसको पोर्ट नंबर असेस कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब आपके पास जो है HTTP के मॉड्यूल में से कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को गैदर आउट किया जाता है जब आप बैकएंड पे सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्ट सर्वर के नाम से हम अपना एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें लिखते हैं कि HTTP के मॉड्यूल में से हमने क्रिएट सर्वर के नाम से एक मेथड है उसको यूज़ करना है दिस वन। क्रिएट सर्वर का मेथड जो आपसे 2 पैरामीटर्स देता है, एक रिक्वेस्ट क्या भेजनी है और उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा कुछ ये, और ये आपका एरो फंक्शन में कन्वर्ट होगा इस तरह से। रिक्वेस्ट क्या भेजनी है, रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसको आगे ट्रीट करता है वो, क्योंकि आपने यहाँ पे अब कुछ रिक्वेस्ट भेजनी है तो कंसोल.log भी लिखना पड़ेगा ताकि हम देख सकेंगे क्या रिक्वेस्ट हमने भेजी है।
तो कंसोल डॉट लॉग में लिख देते हैं हमारा यूज़र जो है वो सर्वर तक पहुंच गया और यूज़र रीच टू द सर्वर कुछ ही। अब एक सर्वर वाला आपके पास बन गया फंक्शन। अब आपने क्या करना है, इस सर्वर वाले फंक्शन को स्टार्ट करना है। कैसे? सर्वर डॉट लिसन करके मेथड होता है, उसके थ्रू हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सर्वर डॉट लिसन के फंक्शन को यूज़ करो। पैरामीटर बताओ कि किस पोर्ट पे आपने उसको स्टार्ट करना है, और उसमें हम कॉल बैक कोई भी ट्रीट नहीं करें बिकॉज हमारा इससे कोई कंसर्न अब नहीं है। तो जी आप यहाँ पे फिर क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग लिखोगे और इसमें आप मेंशन कर दोगे कि हमारे पास सर्वर किस पे स्टार्ट हो रहा है। बैकटिक्स को यूज़ कर लेते हैं, ये वाला पोर्ट यूज़ कर रहे हैं हमारा, यूजिंग पोर्ट डॉलर का साइन करली पैरेंथेसिस और पोर्ट वाला जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या हमारे पास विजिबल है। यहाँ पे CLS करके पहले तो प्रीवियस काम के आउटपुट को रिमूव करते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस एंटर प्रेस करें। तो अभी आप देखिए ये वाला मैसेज तो आ गया, इसका मतलब है सर्वर आपका स्टार्ट हो गया है। बट अभी हमने यहाँ पे ब्राउज़र में हिट नहीं किया लोकल होस्ट 8000, इसी वजह से जो पहला कंसोल डॉट लॉग है जिसमें सर्वर क्रिएट हो रहा है ये विजिबल नहीं है। ये तब विजिबल होगा जब हमारा यूज़र यहाँ पे जाके सर्च करेगा लोकल होस्ट 8000 कुछ ये। लोकल होस्ट 8000 पे सर्च किया, देखो टैब आपका हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अब आपके पास कुछ प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, हम जो है इस सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, Ctrl+C CLS नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, अब देखिए हमारा वो सर्वर दोबारा स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे यूज़र ने जब अपनी हिट की है सर्वर पे जाके लोकल होस्ट 8000 लिखा है अपने सर्च बार में URL में, तो आपके पास इसका मतलब ये है कि सर्वर हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ये पोर्ट नंबर भी यूज़ कर रहा है और यूज़र उसको असेस भी कर रहा है। बट अब जाहिर सी बात है सर्वर पे कोई चीज़ रिटर्न करने के लिए होनी चाहिए, कुछ लिखा हो या कोई वेबसाइट कुछ तो हो ना जिस पर सर्वर रिटर्न करो। हाल ही सर्वर बना दिया है और सर्वर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो यूज़र को यहाँ पे क्या शो करेगा। इसी वजह से आपका जो सर्वर है अभी लोकल होस्ट टोटली रिलोड होता ही जाएगा बिकॉज इसके पास कोई चीज़ नहीं है शो करने के लिए। तो अब उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप यहाँ पे जाते हो रेस्ट डॉट एंड को यूज़ कर लो और ये सर्वर वाले में रेस्ट जो रिस्पॉन्स है इसको गेट करो और कहो कि रिस्पॉन्स हमारा एंड होता है जब, तो फिर आप यहाँ पे उसको कुछ टेक्स्ट शो करवा दो, लाइक होम पेज कह दो कि लिखा हुआ है होम पेज कुछ ही। अब देखते हैं कि क्या है, हमारे पास सर्वर दोबारा स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज हमने इसको चेंज किया है। क्लियर करेंगे, नोड करके सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट है और देखिए आपके पास होम पेज लिखा भी आ गया है और आपके पास दोनों चीज़ें जो हैं वो असेसेबल हो गई हैं। अब इंशाल्लाह जो हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं उसमें हम देखेंगे कि पूरी की पूरी जो हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और कैसे उसको रेंडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक एंड सर्वर, क्योंकि फ्रंट एंड